ताई के पागल बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पर ये बात कोई न मानता क्योंकि वो पागल था। इसलिए मैंने ये राज किसी को न बताया। लेकिन कुछ वक्त बाद तबीयत बिगड़ी तो मालूम हुआ कि हामला हूँ। माँ बाप न थे, इसलिए डर कर घर से भाग गई और छुपकर कब्रिस्तान में माँ की कब्र के पास रहने लगी। रोज भीख मांग कर खाना खा लेती। जब 9 माह बाद मैंने कब्रिस्तान में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा रूह लरस गई कि इसके गिर्द। मेरा नाम अक्सा है। मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे अब्बू बैरून मुल्क मुकीम हैं। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है। कुछ अरसे पहले दादा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गई। क्योंकि मेरे वालिद सफर नहीं कर सकते थे, बीमार रहते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। भाई का अपना कारोबार है वहाँ पर और अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनका आना मुश्किल था। मुझे लेने ताया एयरपोर्ट आए। मैं उन्हें देखकर इतनी ही खुश थी जितना वो मुझे पाकिस्तान देखकर खुश हुए थे। रास्ते में मुझे वो सबके बारे में बताते रहे कि घर में कौन कौन है। तकरीबन सबका ही तारुफ करवाया। मुझे पता चला इस हवेली में ताया की फैमिली के अलावा मेरे दूसरे चाचू जब्बार और उनकी फैमिली भी रहती हैं। ताया के 2 बेटे और 1 बेटी है। चाचू इजाज की सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम अफशीन है, जो इकलौते होने की वजह से सारे खानदान की लाडली है। हम घर पहुंच चुके थे, सब बहुत खुश थे। मुझे भी अपने वालिद के खानदान से मिलकर अपनायत का एहसास हुआ। सबसे मिलने के बाद मैं दादा अब्बू के कमरे में उनसे मिलने गई। वो बहुत कमजोर लग रहे थे। मुझे गले लगाते ही रोने लगे। अपने बेटे की याद में वो भी इतने ही उदास और बेचैन थे जितना मैंने अपने पापा को उनके लिए बेचैन देखा था। लेकिन बाहर की जिंदगी और वहाँ सरवाइव करने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, इसने रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया। हम भी कई दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। दादा अब्बू को तसल्ली थी कि सब जल्द ही उनसे मिलने जरूर आएंगे। उन्हें क्या बताती जिस पोते को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं, वो वहाँ की जिंदगी में इतना गुम हो चुका है। उसे तो शायद याद भी नहीं कि पाकिस्तान में कोई उनका अपना भी है। अंग्रेज लड़की से शादी कर ली और वहाँ का ही हो गया, जो यकीनन उसे कभी पाकिस्तान नहीं आने देगी। दादा अब्बू से बातों में वक्त का पता न चला। मेरी छोटी चाची मुझे खाने पर बुलाने आई। खाने की मेज पर सबसे मुलाकात हुई। ताया के दोनों बेटे सलार और शेरी और बेटी भी मौजूद थे। उनका रवैया काफी लिया दिया सा था। मैंने भी खामोश रहना बेहतर समझा। कुछ दिन में मुझे पता चल चुका था कि इन लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। मैं जब भी इन लोगों के साथ बैठती, वो लोग गैर महसूस तरीके से उठ जाते। मैं हैरान थी कि उनके इस रवैये से मैं सबके लिए जो तोहफे लाई थी उन सबको दिए। सलार को गिफ्ट देने में उसके कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। कमरा बहुत खूबसूरत और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। मैं दाद दिए बगैर रह न सकी। ये शख्स वाकई बहुत बाज़ोक इंसान लग रहा था। मैं गिफ्ट वहीं साइड टेबल पर रखकर कमरे से निकल रही थी कि मेरी नजर उसकी तस्वीर पर पड़ी। ये दीवार गिर तस्वीर और तस्वीर वाले इंसान की नीली आंखें दोनों ही कमाल थीं। मैं कुछ देर तस्वीर देखती रही, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पे हैरत और गुस्से की कैफियत में सलार खड़ा था। मैंने बताया कि मैं इसके लिए तोहफा लाई हूँ, जो देने उसके कमरे में आ गई। मैं माजरत करना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही बोलने आया और बोलता चला गया। मुझे बेवकूफ और जाहिल कह दिया, जिससे पता नहीं कि दूसरे के कमरे में जाने के मैनर्स क्या होते हैं। मैंने कहा कि वो कमरे में मौजूद नहीं था, इजाजत कैसे लेती। लेकिन मुझे लगा कि वो इस बात पर नहीं सुना रहा, सिर्फ बहाना था। नफरत की कोई वजह और है। मैं वहां से रोती हुई अपने कमरे में आ गई। बहुत दिनों तक मुझे अपनी इंसल्ट नहीं भूली, लेकिन क्योंकि मैं मेहमान थी और फिर पापा का खानदान होने की वजह से मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी। लेकिन सलार का रवैया दिन ब दिन अजीब ही था। मुझे देखता तो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर निकल जाता। अगर मैं टीवी देखने बैठती तो रिमोट छीनने के अंदाज में लेकर चैनल सर्च करने लगता और वो बोर्ड चैनल लगाता कि कुछ देर में मुझे ही वहां से जाना पड़ता। अगर खाने पर लेट पहुंचती तो कह देता, तुम तो कह रही थी भूख नहीं, अब क्यों आई हो? और मैं देखती रह जाती, ये उसे मैंने कब कहा। इस दिन भी मेरी कजन और मैं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो तैयार थी। मैं चेंज करके आई तो सलार मेरी कजन से कह रहा था, गाड़ी नहीं दे सकता, उसे कहीं जरूरी काम से जाना है और वो बस जिद थी कि 1 घंटे में हम आ जाएंगे। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और निकल गया। रात को मुझे प्यास बहुत लगती है। इस रात मैं पानी रखना भूल गई। पानी लेने किचन में आई तो सलार को देखा, जो कुछ ढूंढ रहा था। किचन में मुझे देखते ही जोर से कप फर्श पर दे मारा। मैं हैरान खड़ी उसे देख रही थी। कुछ टूटने की आवाज पर मेरी कजन भी वहीं पर आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बोलती इससे पहले ही सलार बोला कि इस मोहतरमा से पूछो जिसने ये सब हराम का माल समझ रखा है। जब दिल चाहे आती है और किचन के कीमती बर्तनों का हशर करती है। अगर माँ ने काफी तक बनानी नहीं सिखाई तो आराम करे ना, हमारे किचन का सत्यानाश ना करे। ये कहकर वो वहां से निकल गया और मारिया मुझे वहां से लेकर लॉन्च में आ गई और कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बताया करूं। और मैं सोच रही थी कि मैं खामोश क्यों हो जाती हूँ, इस शख्स को सबके सामने झूठा क्यों नहीं कहती। मेरी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। नींद कोसों दूर थी। दूर कहीं फजर की अजान की आवाज आ रही थी। कुछ देर में सुबह की किरणें चारों तरफ फैल गईं। रात की स्याही कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन रात की सलार की तलख कलामी अभी भी ज़हन में ताजा थी।
मेरी माँ की तरबियत पर वो कई बार उंगली उठा चुका था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब तक बात मेरी थी मैं खामोश रही कि चलो कुछ दिन की बात है, मैं कौन सा यहाँ मुस्तकिल हूँ, लेकिन इस शख्स का रवैया दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरी कजन की सालगिरह थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। इसके लिए मैंने अपनी खिदमत पेश की। उसके लिए खुद केक बेक किया, सेहन को मुंतखब किया गया। तकरीब के लिए मैंने सारे अरेंजमेंट्स खुद किए। फिर मारिया ने कहा कि अब मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। सुबह से काम और सिर्फ काम। मैं वाकई थक चुकी थी, लेकिन इस वक्त सोना मुनासिब नहीं था। मैं कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर में मैं तैयार होकर बाहर आई तो मेहमान आने लगे थे। सलार भी तैयार होकर नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों से आते इस इंसान का पता नहीं क्या बिगाड़ा था मैंने, जो मुझे देखते ही इसकी पेशानी पर बल पड़ जाते थे। मैंने वहां से खिसक जाना मुनासिब समझा। मैं नहीं चाहती थी कि आज की तकरीब मेरी वजह से खराब हो। कुछ देर में केक काटना था और मेरी कजन मुझे ढूंढ रही थी। मैं एक तरफ बैठी म्यूजिक सुन रही थी। उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गई। केक काटने के बाद उसने सबसे पहले मुझे खिलाया और मेरी आंखें शर्मिंदगी और नदामत के मारे उठ नहीं रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि केक में चीनी ही थी, लेकिन पता नहीं इतना नमक कहां से आ गया। मेरी कजन क्या सोच रही होगी कि शायद मैंने जानबूझकर सब किया। अचानक मेरी नजर सलार पर पड़ी, जो मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे 1 मिनट लगा सब समझने में, लेकिन कब कैसे किस वक्त ये हुआ ये मुझे पता नहीं चल रहा था। सब मेहमान बातें कर रहे थे और मुझे वहां खड़ा होना मुश्किल लगा। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई, लेकिन ये सोच लिया कि आज मैं इस शख्स से पूछ कर रहूंगी आखिर इससे मुझसे दुश्मनी क्या है। काफी देर बाद मेरी कजन आई और उसने बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं। सलार ने बता दिया है कि तुमसे गलती से नमक डल गया था केक में, इसीलिए वो दूसरा केक ऑर्डर कर चुका था। वही अब सब मेहमानों को खिलाया और मैं एक बार फिर से उस शख्स के झूठ पर हैरान थी। बेइख्तियार ही मेरे मुंह से झूठा निकला। मैं उसी वक्त उसके कमरे में गई और सवालों की बौछार कर दी। उससे पूछा कि आखिर उसका मैंने क्या बिगाड़ा है जो वो ये सब कुछ कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं कमरे से चली जाऊं, वो मेरे सामने जवाब दे हरगिज नहीं है। मैं गुस्से में साइड दराज पर रखा गुलदान उठाया और वापस आते हुए उसकी दीवार गिर साइज तस्वीर पर दे मारा। कांच फर्श पर बिखर गया और वो धाड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं जल्दी से वहां से निकल आई। उसकी गुस्से में और नफरत में की जाने वाली बातें दूर तक मुझे सुनाई देती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ दादा अबू को बताने का फैसला कर चुकी थी। सुबह होते ही मैंने दादा अबू को सब बता दिया। वो परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मेरे लिए भी अजीब था। उन्होंने बताया कि मेरे पापा को सलार एहसान फरामोश समझता है, क्योंकि पापा की तरक्की और बाहर भेजने का सारा इंतजाम सलार के पापा ने किया था। उन्होंने अपने हिस्से का पैसा भी मेरे पापा को दे दिया। घर बनाने के लिए कुछ जमा पूंजी थी, वो भी इसीलिए आज तक वो कर्जों में डूबे हुए हैं और किसी के साथ शराकत पे काम करके सब संभाल रहे हैं। घर न होने की वजह से इजाज चाचू के घर पर रह रहे हैं और सलार की जॉब नहीं, वो MBA कर चुका है, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही। कुछ माह पहले जब ताया ने पापा से कहा कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, सलार को अपने पास बुलवा लें और उसकी मदद करें सेट होने में, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझा जा रहा। तब से सलार को नफरत हो गई मेरे पापा से और सारी फैमिली से। मुझे भी शदीद दुख था कि पापा इतने एहसान फरामोश कैसे हो गए। उन्होंने वाकई अच्छा नहीं किया था। मैं जो सलार से नफरत करने लगी थी, अब हमदर्दी महसूस होने लगी। सुबह नाश्ते की मेज पर आज मुझे उसके रवैये पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो आज कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था और मैंने भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहा, तो तंजिया मुस्कुराहट से मुझे देखा और कहा, एहसान फरामोश लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। और मैं अपना समूह लेकर रह गई। मुझे वाकई समझ नहीं आई कि क्या कहूँ, लेकिन मैं सारा दिन दुआएं करती रही, अल्लाह करे उसे जॉब मिल जाए। अब मुझे बेचैनी से उसका इंतजार था और शुक्र है अल्लाह का, उसने सुन ली और मैं उसके चेहरे पर खुशी देखकर समझ गई कि उसे कामयाबी मिल गई है। मैंने वहां से चले जाना बेहतर समझा। मैं दादा अबू के कमरे में आ गई और उनसे बातें करने लगी। कुछ देर बाद सलार भी उनसे मिलने और उन्हें बताने वहीं आ गया। वो बहुत खुश था, उसे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी। आज शायद खुशी में वो अपने माथे पर मुझे देखकर बल डालना भूल गया, लेकिन मैं वाकई उसकी कामयाबी पर खुश थी। चलो एक मसला तो हल हुआ। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन शायद सबकी आजमाइश अभी बाकी थी। अचानक दादा अबू की तबीयत बिगड़ गई। चाचू उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हम सब बहुत परेशान थे। सभी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे उन्हें कुछ ना हो। शाम को ताया की कॉल आई कि दादा अबू मुझसे मिलना चाहते हैं। ताया और चाचू लोग वहीं थे। दादा अबू को देखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहूँ ऐसा कि वो जल्दी से मुस्कुरा दें या हंसते हुए और कभी हैरानी से सलार की शिकायतें लगाऊं, लेकिन वो तो बेहोश पड़े थे। मैं उन्हें देखकर कमरे से निकल आई, बाहर बेंच पर बैठ गई। पापा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग भी जल्दी आने का कह रहे थे, लेकिन यकीनन सारे मामलात में वक्त लगता। इसी वक्त डॉक्टर्स ने बताया कि दादा अबू को होश आ गया। मारे खुशी की मैं रोने लगी थी। हम लोग कमरे में गए। दादा अबू ने मुझे पास बुलाया, कहने लगे सारी बदगुमानियां दूर कर दो, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं और मैं चाहता हूँ जाते जाते तुम्हें अपनों से जोड़ दूं। ताया समेत मैं भी हैरत से उन्हें देख रही थी। ताया ने दादा अबू का हाथ अपने हाथ में लिया और यकीन दिलाया वही होगा जो वो चाहेंगे।
और कुछ देर में मैं अक्सा एहसान से अक्सा सलार बन चुकी थी और मेरे साथ साथ सलार भी इस सब पे बहुत हैरान और गुस्से में था। लेकिन वो भी मेरी तरह दादा अबू की तबीयत की वजह से खामोश था। हम लोग अभी वहीं थे कि अचानक दादा अबू की तबीयत फिर से बिगड़ी और वो पहला वक्त था जब मुझे लगा जिंदगी में अपनों को खो देना कैसा है। दादा अबू हम सबको हमेशा के लिए छोड़ गए थे। पापा उनके जनाजे में भी नहीं पहुंच सके थे, लेकिन किसे पता था कि गमों का एक पहाड़ है जो हम पर टूटने वाला है। जिस जहाज में पापा आ रहे थे वो क्रैश हो गया था। एक कियामत थी जो मुझ पर और इस घर के मकीनों पर टूट पड़ी थी। बहुत से दिन ऐसे ही दर्द और अफसोस में गुजरे। आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थीं। इन्हीं दिनों पता नहीं क्या हुआ था, सलार की ज़हनी हालत बिगड़ने लगी। वो बेहोश हो जाता, कभी हंसने लगता और कभी बच्चों की तरह रोता। सब कहते इससे सदमा लिया है, कोई इसे पागल कहता। मैं रात को चुपके से उसके कमरे में चली जाती, देर तक उससे बातें करती। अजीब बात तो ये थी कि वो मुझसे सारी नाराजगी भुलाकर बच्चों की तरह हर बात शेयर करता। और ताया मुझे सख्ती से मना कर चुके थे कि निकाह का जिक्र नहीं करूंगी जब तक कि मैं न कहूं। इस दिन वो पेशावर से बाहर थे। मुझे ताई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुमने मेरे पागल बेटे पर इल्जाम लगाया है, जबकि मेरी जिंदगी उनके पागल बेटे ने बर्बाद कर दी थी। पर यह बात कोई न मानता क्योंकि वो पागल हो चुका था। माँ बाप न थे इसलिए बहादुर नहीं रही थी। खानदान की नजरों तानों के डर से घर से भाग गई और छुपकर कब्रिस्तान में माँ की कब्र के पास रहने लगी। रोज भीख मांग कर खाना खा लेती। जब 9 माह बाद मैंने कब्रिस्तान में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा रूह लरस गई कि इसके गिर्द रोजाना ही अजीब किस्म की बदबू फैल जाती। वो रोते रोते नीला हो जाता। मैं उसे चुप करवाते हलकान हो जाती। मेरी जिंदगी अजीब मुश्किल में फंस गई थी। मैं एक अच्छे खानदान और खाते पीते घराने की थी, लेकिन फकीरों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मैं अपने बच्चे को दम करवाने ले गई। बाबा जी ने बताया कि कब्रिस्तान में रहने की वजह से बच्चे पे साया हो गया है। मुझे अब अपने बच्चे की खातिर वहां से निकलना था। मैं अब रोजाना इसे दम करवाने जाती। एक दिन मैं किसी से टकरा गई। देखा तो वो कोई और नहीं मेरे ताया थे। मुझे देखते सीने से लगा लिया और कहा कि तुम कहाँ थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुमने ये क्या हालत बना ली है। वो मुझे जबरदस्ती घर ले आए। मेरी ताई मुझे देखते ही माफिया मांगने लगी कि उसने बहुत जुल्म किया। ताई ने सबको बता दिया था कि सलार का निकाह हुआ था अक्सा से। ताई ने कहा कि मेरे जुल्म की सजा मिली। सलार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। सलार का रोड एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर ना उम्मीद थे। मुझे लगा मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं गिले करती थी अल्लाह से, लेकिन ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैंने ताया से कहा कि मुझे हॉस्पिटल ही ले चलें। उन्होंने मेरी बात मान ली। सभी वहां मौजूद थे और सब दुआ गो थे कि सलार जल्दी से ठीक हो जाए। रात तक सब वहीं रहे। फिर सबको ताया ने घर भेज दिया। मैंने मना कर दिया, मैं वहीं रुकना चाहती थी। डॉक्टर से मिलने पे पता चला कि सलार के सर पर चोट लगी है। अगर अगले कुछ घंटों में भी होश न आया तो हो सकता है वो कोमे में चला जाए। मैं बहुत परेशान थी और दुआ भी कर रही थी इसे होश आ जाए, लेकिन मेरी आजमाइश बाकी थी। सलार कोमे में चला गया। सब सदमे में थे। मेरा ज्यादा वक्त वहीं गुजरता, सलार को देखते और बातें करते। डॉक्टर ने बताया कि सलार सुन सकता है। मैंने उसे बताया कि उसका एक बेटा है जो बिल्कुल उसके जैसा है। हम दोनों का रिश्ता भी अजीब था। अब तक खुश नसीबी नहीं हुई थी। मिलने से पहले ही जुदाई मुकद्दर बन गई थी। मैं फिर से सलार के पास ही बैठ गई। उसे सारी आज की रूटीन सुनाई। उसे बताया कि उसका वाहद नुकसान भी आज पूरा कर दिया। उसकी तस्वीर जो जानबूझ के तोड़ी थी दोबारा से फ्रेम करवा के लगवा दी है। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। मैं बातों में मसरूफ थी जब मुझे लगा सलार की पलकों ने हरकत की हो। फिर मुझे लगा कि उसका हाथ भी हिला है। मैं बेहद खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में जल्दी से ताया को आवाज दी। वो बाहर ही बैठे थे। जल्दी से आए और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हम सबको जिंदगी की नवीद सुनाई कि सलार अब खतरे से बाहर है। मैंने खुशी से ताया को देखा। उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ फेरा और शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए। कुछ देर बाद सलार ने आंखें खोल दी और मुझे लगा कि जिंदगी लौट आई हो। सलार ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और इस बार मैंने भी थामने में देर नहीं की। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर ने सलार को घर ले जाने की इजाजत दे दी। घर पर सब बेहद खुश थे। सदका दिया गया। मदरसे के बच्चों को खाना भिजवाया गया। मैं कमरे में आ गई। फ्रेश होकर बहुत दिनों बाद अच्छी और पुरसकून नींद ली। मगरिब के वक्त अफशीन ने आकर जगाया। सलार भाई तुम्हारा 2 बार पूछ चुके हैं। मैंने कुछ देर में आने का कह दिया। कुछ देर बाद मैं सलार के कमरे के दरवाजे पर थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाऊं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मैं हैरान रह गई। ताया सामने खड़े थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, और तुमने बहुत बुरे दिन देखे, फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी। मैं जब सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है कि मेरी बीवी बच्चा कितनी अजियत से गुजरे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारा निगहबान नहीं बन सका। मैंने कहा इस वक्त तुम्हारी हालत खुद बहुत खराब थी। तुम्हें तो पता नहीं था क्या हो रहा था तुम्हारे इर्द गिर्द, इसलिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझती। और फिर हो सकता है कि ये हमारी आजमाइश थी, हमें अल्लाह ने ऐसे ही मिलाना था।
आज भी हम अक्सर बहुत लड़ते हैं, बहुत बार बहुत दिनों तक बात नहीं करते। मेरा बेटा बोलने लगा है, सलार उसे अपने साथ मिला लेता है। वो भी मुझे कहता है कि मामा आप अच्छी नहीं हैं, पापा से लड़ती हैं, और मैं उसे बाप का चमचा कहती हूँ। आज जिंदगी ने बहुत नवाजा है और मुझे लगता है ये सब आजमाइशों के बाद अल्लाह की तरफ से सिला है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और यकीनन हमारा जोड़ा भी वही बना। अल्लाह की रजा में राजी हैं हम, और दुआ भी है कि हम इसे पूरी खलूस और वफा से निभाते रहें। वो और बात है कि हर बार लड़ाई पर धमकी देता है मुझे कि बेगम तुम अच्छी नहीं हो, एक बेगम और होनी चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि सब मुझे सताने के लिए है। मुझे सलार से और अपने बेटे से इतनी मोहब्बत है कि उनकी दिन में कितनी बार नजर उतारती हूँ। सलार की जो कजन उस पर काले इल्म की तावीज करवाती थी, वो खुद अब ज़हनी मरीजा बन चुकी है। भाभीियों ने घर से निकाल दिया कि पागल है। मोहल्ले के किसी शख्स ने उसे पागल खाने पहुंचाया। अल्लाह से डरना चाहिए। हम दूसरों का बुरा करते हुए सोचते नहीं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है।